तो बीए पार्ट फर्स्ट में पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के संबंधों पर। क्योंकि इससे पूर्व हमने जाना है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है, उसी क्रम में आज हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। तो जैसा कि आपको पहले भी अपन ने बात की थी इस विषय में कि मनुष्य का यदि हम सारा एक ओवरऑल व्यक्तित्व देखें तो उसके बहुत से पक्षों को देखने के बाद में हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, उस व्यक्ति की मूल्यांकन हम करते हैं। तो इसी तरीके से जब एक राज्य का मूल्यांकन भी करते हैं, उस राज्य का डेवलपमेंट के बारे में जब बात करते हैं, राज्य आगे बढ़ा है या पीछे गया है, या राज्य की जो विदेश नीति या आंतरिक जो नीति है वो सफल या असफल है, तो हम देखते हैं कि हमें भी उसके कई बिंदुओं पर विश्लेषण करना पड़ेगा। उसकी आर्थिक स्थितियां कैसी है, सामाजिक स्थितियां कैसी है। हम देखते हैं कि राज्य के सामने जो चुनौतियां हैं वो कम है या ज्यादा है। तो चुनौतियां कौन सी होती हैं? सामाजिक चुनौतियां हो सकती है, धार्मिक मतभेद हो सकते हैं, जातिगत मतभेद हो सकते हैं, आर्थिक असमानता, गरीबी ये हो सकती है। तो हम इनका अध्ययन करते हैं विभिन्न राष्ट्रों के संदर्भ में। तो उन चीजों के अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो वो सारी बातें या वो सारे विषय हैं, वो सारे के सारे निश्चित रूप से राज्य को प्रभावित करते हैं। क्लियर है चीज? तो राज्य की राजनीति पर हर विषय का बहुत बड़ा एक वो प्रभाव होता है। और इसी क्रम में यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र है वो राजनीति विज्ञान में को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आपने कौटिल्य का ग्रंथ देखा है, पढ़ा है, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है। अब हम देखते हैं कि राजनीति पे, तत्कालीन जो राजनीति है उस पर लिखा हुआ और राज्य को क्या करना चाहिए उन सब बातों पे लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन उसका नाम क्या रखा है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र आप देखिए कि प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा कारक है। हमने विभिन्न विचारधाराओं को देखिए आप, ये एक बार हम थोड़ी सी बातें करते हैं कि प्राचीन जो जितनी भी आइडियोलॉजीज जो हैं, विचारधाराएं हैं, उन सब पर आर्थिक तत्वों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है। आप सीधा सा अर्थ समझिए कि मनुष्य का जो मुख्य स्वभाव है वो हॉब्स भी कहता है, मैकियावेली भी कहता है कि वो क्या है? धन की प्राप्ति, पूंजी की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, वो चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, ये क्या है? ये मनुष्य के मूल स्वभाव में है। ठीक है। और इसी मनुष्य के आचार विचार को विकास करना, कंट्रोल करना, इन चीजों के लिए क्या बना है? राज्य बना है। विभिन्न मनुष्यों के जो अंतर संबंध हैं, उन अंतर संबंधों पर एक इस तरह का नियंत्रण ताकि वो अनुशासन में रहकर अपना विकास कर सके, उसके लिए राज्य है। तो चूंकि धन का संबंध, उसकी मनुष्य की हैबिट का संबंध किससे है? धन से है। एक नेचर में उसके धन है। जैसा मैकियावेली का आपने एक प्रसिद्ध उक्ति आपने सुनी है कि मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को वह कभी माफ नहीं करता जिसने उसका धन छीना है। ठीक है। या जिसने उसके धन का हरण किया है। तो ये देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव, वो हालांकि अपन उसकी आलोचनाएं भी करते हैं कि सभी मनुष्य ऐसे नहीं है, लेकिन हम इससे मना भी नहीं कर सकते कि धन का मनुष्य के जीवन में कोई रोल नहीं है। एक आदर्शवादी बात हम कर सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से हम देखें तो धन के बिना राज्यों का संचालन संभव नहीं है। राज्यों का संचालन में धन की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व में आप देखें भारतीय राजनीतिक विचारकों की जब आप बात करते हैं तो आपने मनु को भी पढ़ा है। ठीक है। मनु जो आपके सेकंड पेपर में भी हैं भारतीय राजनीतिक विचारक में, तो उन्होंने भी जब राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है, उस सप्तांग सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण जो अंग उन्होंने राज्य का माना है। ठीक है ना। राज्य का सप्तांग सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ? जैसे मनुष्य एक सामूहिक, एक वो कई अंगों से मिलकर बना हुआ एक व्यक्तित्व जैसे
निकलता है, वैसे ही राज्य भी अपने कई अंगों से मिलकर अपनी एक व्यक्तित्व को बनाता है, जिसमें हम सेकंड पेपर में इसके बारे में बात करेंगे, मनु के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। तो यहां आप देखिए कि मनु भी अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, वो किसको मानता है? वो मानता है कोष। ठीक है, वो मानता है कि राजा को एक अपने राज्य के बेहतरीन विकास के लिए, कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए एक आइडियल या एक पर्याप्त मात्रा में कोष होना उसके पास आवश्यक है। तो कोष का अर्थ क्या हुआ? धन, खजाना उसके पास है, और उसके लिए ये कह रहा है कि इस कोष के लिए राज्य को जो कर है वो मनु भी कहता है, कौटिल्य, शुक्र हमने देखा है कि एक निश्चित मात्रा में वो इस तरह का कर लगाए जिससे राज्य का खजाना, और कर में भी वो कहता है कि एक नैतिक। तो यहां आप देखिए कि कर जो लगाना है, अब ये कार्य किसका हो गया? ये राज्य का कार्य हो गया, टैक्स लगाना। तो टैक्स लगाना जब राज्य का कार्य है तो इसका मतलब ये अब राज्य की राजनीति हो गई। तो राज्य की राजनीति का किससे संबंध हो गया? सीधा संबंध अर्थशास्त्र से हो जाता है। तो एक अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्री ये आपस में मिलकर ही एक राज्य का बेहतरीन विकास कर सकते हैं। दोनों की नीतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। यदि राज्य में आर्थिक समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से राज्य अपने आप प्रभावित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आर्थिक समस्याएं आएंगी तो निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ेगी। समाज में जब बेरोजगारी बढ़ती है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी का एक बहुत बड़े लैंड ऑर्डर की समस्याएं आती है, अपराध बढ़ते हैं, और जब अपराध बढ़ते हैं तो राज्य का मुख्य कार्य क्या है? यदि राज्य के हम बेसिक कार्य की बात करें, जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा है, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, तो आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा भी वही बेहतरीन तरीके से हो सकती है जब राज्य में पर्याप्त मात्रा में लोग सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लोगों के पास तो विकास, विकसित, विकासशील, पिछड़े राष्ट्र, ये जो हमने बांट रखे हैं दुनिया के देशों को, ये किस आधार पर बांट रखा है? ये हमने इन्हीं आधारों पे बांट रखा है। तो हमारी इंटरनल राजनीति पे पूरी तरीके से आपकी अर्थशास्त्रीय अर्थव्यवस्था है वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अध्ययन के बिना हम राजनीति का अध्ययन नहीं कर सकते। हम अर्थशास्त्र की सहायता के बिना राजनीति के नियम, निर्माण, नीतियां हैं वो लागू नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। एक राज्य जब अपनी नीतियां बनाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट आप ये भी डालें इसमें कि नीति निर्माण जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस राज्य के पास आर्थिक संसाधन कितने हैं, कैसे हैं, क्या उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्योंकि नीतियां उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। आप जैसे मान लीजिए घर का जब आप निर्णय लेते हैं कि आपको घर में क्या चीज खरीदनी है, ठीक है, क्या नया करना है, तो निश्चित रूप से आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके पास कितना धन उपलब्ध है। जितना धन उपलब्ध होता है उसी के अनुसार व्यक्ति अपने जो घर है उसको चलाने की क्रियाएं है वो करता है। आपने देखा है कि विभिन्न लोगों के रहन सहन में जो अंतर है, विभिन्न लोगों के तरीकों में जो अंतर है, उसमें धन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो समझ गए आप इस चीज को कि मनुष्य के नेचर से जुड़ा हुआ है धन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है धन। तो धन का अर्थशास्त्र क्या है? उसी धन का अध्ययन है। ठीक है ना? जब धन का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है कि उस राज्य में किस तरीके से धन का निष्कासन किनसे हो, धन की प्राप्तियां कैसे हो, धन कहां लगाना चाहिए, ये बजट वगैरह ये सारे आपने पढ़े हैं, लेखा जोखा जो आय व्यय का, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी है वो किसका संबंध है? वो अर्थशास्त्र का संबंध है। तो अर्थशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई बजट। बजट कौन बनाता है? राज्य बनाता है। राज्य किस आधार पर बनाता है? इसके लिए ये एक साइकिल होगी ना, अर्थशास्त्र की सहायता से राज्य आगामी अपनी योजनाएं बनाता है, योजनाओं के आधार पे अपना बजट बनाता है, और बजट के आधार पे वो राज्य के सिस्टम को चलाता है, और उसके आधार पे फिर नई सिस्टम, तो ये चलता है। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान को मार्गदर्शन देता है, और राजनीति विज्ञान के माध्यम से अर्थशास्त्र है वो अपने अर्थ को उस दिशा में लगाता है। तो उपलब्धताएं, धन का, ये अर्थशास्त्र इसके बारे में देख रहा है, और उस धन का किस तरीके से यूज करना है, किन नीतियों में काम करना है, ये कौन देख रहा है? ये राजनीति विज्ञान देख रही है, ये राजनीतिज्ञ देख रहे हैं। समझ गए आप इस चीज को? तो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप ये देखिए कि किसी भी राज्य का जो विकास है ये किस पे डिपेंड करेगा? राज्य का विकास किस पे डिपेंड करता है? वहां की आर्थिक गतिविधियों के ऊपर। आपने अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ी है,
तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति के उपकरण जब आप देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा उपकरण आपको क्या दिखाई देता है? आर्थिक तत्व। उस राष्ट्र के पास, उस राज्य के पास आर्थिक संसाधन कितने हैं, आर्थिक स्थितियां उसकी कैसी है। क्लियर है चीज? तो ये आर्थिक तत्व है, वो किसी भी राष्ट्र की शक्ति का एक बहुत बड़ा कारक है। इसलिए अर्थशास्त्र के बिना राजनीति, इसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है। प्राचीन काल में आप देखेंगे कि राज्यों की स्थापना का भी आप देखेंगे, मूल उद्देश्य राज्यों की स्थापना भी कहां से होती है। आपने पूर्व में पढ़ा है, हॉब्स कहता है, सॉरी आप रूसो को देखिए, आप रूसो कहता है कि राज्य कैसे बना, तो वो कहता है कि राज्य बना ही तब जब पहले किसी व्यक्ति ने एक निश्चित भूभाग के चारों तरफ एक लाइन खींच दी और ये कहा कि आज से ये मेरी है। प्रॉपर्टी जैसे ही व्यक्ति के जीवन में आई, आपने देखा कि राज्य की स्थापना हो गई और उसके बाद में लोगों को नियम बनाने की आवश्यकताएं पड़ी। राज्य की जो उत्पत्ति होती है उसका भी मूल कारण आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक समझौता सिद्धांत में है उसमें संपत्ति को एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो राज्य की राजनीति में अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, समस्त राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो किस पे डिपेंड करती है? वो आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर होती है। जितनी भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देखिए आप, चाहे आप उनकी इंटरनल पॉलिसीज को देखिए, चाहे आप उनकी एक्सटर्नल पॉलिसीज को देखिए, विदेश नीति और उनकी आंतरिक नीतियां ये किस पे तय करती है? आज आप देखिए, आज विकसित जो राष्ट्र हैं वो दुनिया के अन्य विकासशील राष्ट्रों को प्रभावित करते हैं। आज आप देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी जो संस्था है यूएनओ, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव किसका होता है? उन विकसित राष्ट्रों का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने वाली जो सबसे बड़ी घटना वो क्या है? वो आर्थिक गतिविधियां हैं। वो उन राष्ट्रों का जो आर्थिक लेवल है वो तय करता है कि वो किस स्तर तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना दखलंदाजी या अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हो तो भी हमें अर्थशास्त्र को देखना पड़ेगा। आप जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे तो आप उसमें भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं। इसी तरीके से आप कई कंसेप्ट आप देखेंगे राजनीति विज्ञान के जिनका सीधा संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से है, आर्थिक तत्वों से है। भारत जैसे राष्ट्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब हम यहां पढ़ते हैं उस समय की राजनीति को प्रभावित करने वाली घटना क्या थी? वो आर्थिक हित था उनका। अर्थ के लिए, पैसे के लिए, धन के लालच के लिए वो यहां आए। तो धन एक ऐसी चीज है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विभिन्न संबंधों को आप देखिए कि बड़े बड़े समस्याएं जो अभी विश्व में आपने पूर्व में कई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ा होगा, इराक ईरान की लड़ाई, खाड़ी युद्ध वगैरह आपने पढ़े हैं, ये तेल को लेकर ये सारी, इनमें कहीं ना कहीं आप सब देखिए उनका मूल कारण क्या था? अर्थ था। आर्थिक दृष्टि से हर राष्ट्र, मैंने बताया ना कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति, जैसे मैकियावेली होब्स बताता है, और चूंकि मनुष्यों का ही बड़ा रूप क्या है? राज्य है। तो राज्यों की भी जो, और स्पेशली वो राज्य जो विशुद्ध रूप से भौतिकवादी राज्य हैं, जो आज इनको हम विकसित राज्य कहते हैं, वो भौतिक प्राप्तियों को ही वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट मानते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी पूरी पॉलिसी के केंद्र में क्या होता है? धन होता है। तो धन हर राष्ट्र की राजनीति का मूल बिंदु है, उसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती रहती है। धन के इर्द गिर्द संपूर्ण राजनीति है वो घूमती है, चाहे राज्य के विकास की बात हो, चाहे राज्य के और किसी चीज की बात हो। बिना अर्थशास्त्र के अध्ययन के हम ये चीज नहीं दे सकते। तो प्राचीन काल में भी आपने देखा, जब प्लेटो के समय से आप देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर हुई, उसको लेकर एग्रीकल्चर के आधार पे विभिन्न राज्यों का जो नगर राज्य थे उनमें सारी राजनीति का एक केंद्र बिंदु वो थे कि किस तरीके से उस एग्रीकल्चर से जो आमदनी होती थी, किस तरीके से राज्यों में राजनीति होती थी, किस तरीके से नीति निर्माण दिए जाते हैं। और वहां से लेके यहां तक आप देखिए, मार्क्स तक आप देखिए, मार्क्स भी राजनीति को केंद्र बिंदु हो, तो मतलब सारा चीज ही वो बताता है। मार्क्स के आप पूरे सिद्धांतों को जो आप देखेंगे मार्क्सवाद में, तो आप वहां तो वो सभी बातों के लिए उत्तरदायी कारक ही किसको मानता है? आर्थिक तत्वों को मानता है। वो तो कहता है कि इतिहास जो बदले हैं उनका कारण भी क्या है? आर्थिक तत्व हैं। आज जो घटनाएं हैं वो भी आर्थिक तत्व हैं। आने वाले समय में जो राजनीति, जो साम्यवादी राजनीति है, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की जो स्थापना होगी, उन सब में तो वो केंद्र बिंदु ही किसको मान के चलता है? आर्थिक तत्वों को मान के चलता है। तो राजनीतिक विचारधाराएं आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है, आर्थिक तत्वों से राजनीति प्रभावित होती है, चाहे वो इंटरनल राजनीति हो, चाहे वो एक्सटर्नल राजनीति हो। आपने, ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए
कि प्राचीन काल में जो विभिन्न क्रांतियां हुई, ठीक है ना, क्रांतियां राजनीतिक कारण बने, कहीं मार्क्सवादी क्रांति हुई, कहीं उदारवादी क्रांति हुई, कहीं रक्तपूर्ण क्रांति हुई, कहीं रक्त विहीन क्रांतियां हुई। उन सारी क्रांतियों के पीछे भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कारण आपको नजर आते हैं, ठीक है ना। उनमें आर्थिक गतिविधियां थी, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की। तो आप इन सारी बातों को बता सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का बहुत गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र को समझे बिना राजनीति विज्ञान को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, और राजनीति विज्ञान के नियमों को आप समझते हुए आप अर्थशास्त्र को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोनों चीजें एक दूसरे से क्या हो गई, इंटरलिंक हो गई, दोनों का एक दूसरे पे प्रभाव होता है। समझ गए आप इस चीज को। जो विकसित राष्ट्र हैं तो वो इस वजह से विकसित हैं क्योंकि वहां पर धन की या अर्थशास्त्र उनका बेहतर है, अर्थव्यवस्था उनकी बेहतर है। पिछड़े राष्ट्र हैं तो इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि वहां पर अर्थव्यवस्था संबंधित कई समस्याएं हैं। तो सीधा सा अर्थ ये हो गया कि आर्थिक समस्याएं, आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाविधि, आर्थिक व्यवस्थाएं, इन सबको राजनीति प्रभावित करती है, नीति निर्माण प्रभावित करते हैं, और इसी तरीके से जो आर्थिक चीजें हैं, जो नीतियों के कारण है, वो अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती है। आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये अर्थशास्त्र का मुद्दा है ना, लेकिन आप देखिए कि अधिकांश जो कंपनियां वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी जहां पर राजनीति बेहतर है, जहां की राजनीति में कम समस्याएं हैं, जहां राजनीति लिबरल है, वहां वो जाना चाहेंगी। वो ऐसी जगह नहीं जाना चाहती जो विचारधाराएं पहले देखती है वो उस राष्ट्र की, कि वहां डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है या कोई और चीज है। इन सारे तत्वों के आधार पर ही विभिन्न कंपनियां एक दूसरे देशों में आने का प्रयास करती है। ये जो एनवायरमेंट है वो उनको चाहिए। समझ गए आप इस चीज को। तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इनका काफी गहरा संबंध है। तो आप ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न आता है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का संबंध। तो आप इसमें बताइए कि कैसे आर्थिक नीतियां हैं वो राज्य को प्रभावित करती है, और कैसे राज्य की नीतियां हैं वो अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए बिंदु हैं। इनको हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि जिस लेवल की अर्थव्यवस्था होगी उसी लेवल पे राज्य का डेवलपमेंट होगा, और राज्य की जिस तरीके से, जिस लेवल के राज्य के उदारवादी विचार होंगे उसी लेवल पे अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट होगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान को प्रभावित करता है, और राजनीति है वो अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के अंतर संबंधों को हम जानते हैं, और अंतर संबंधों में आजकल आप जब आगे पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आप जगह जगह आपको इंटरनेशनल ट्रेड आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से भारत की जब आप बात करेंगे तो यहां भी आपको राष्ट्र की अर्थव्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, जब हम भाई राज्य के मूल संबंध क्या है, राज्य के मूल विषय शिक्षा है, ठीक है, रोजगार है, ये जितने भी अपन एक सामान्य बात कर रहे हैं, तो शिक्षा, रोजगार, ये कहां से आएंगी, जब राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। तो राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए जरूरी है कि राज्य की नीतियां बने। राज्य की नीतियां ऐसी बने ताकि अर्थशास्त्र के माध्यम से हम इन चीजों को लागू कर सकें। तो अर्थव्यवस्था और राज्य का डेवलपमेंट, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए बिंदु हैं। ठीक है।